सुबह के 8 बज रहे थे, लेकिन आराध्या अभी तक सो रही थी। तभी अलार्म बजने की आवाज़ उसे सुनाई दी, लेकिन नींद में ही आराध्या ने अलार्म क्लॉक को बंद करके रख दिया। लेकिन 10 मिनट बाद ही उसका फ़ोन बजने लगा। उफ, क्या है, यहाँ तो किसी को चैन ही नहीं है। कौन है यह फ़ोन कर रहा है सुबह सुबह? चैन से सोने भी नहीं देते हैं यह लोग। आराध्या ने झुंझलाते हुए फ़ोन उठा लिया। उसने यह भी नहीं देखा कि किसका नंबर है। हेलो, कौन है? अरे बहू, मैं हूँ। क्या हुआ, कुछ परेशानी में लग रही हो? नहीं मम्मी जी, कुछ भी तो नहीं हुआ। अच्छा बहू, यह सब छोड़ो। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। ओ थैंक यू सो मच मम्मी जी। अच्छा, अमित कहाँ है? मम्मी जी, वे तो घर पर नहीं हैं। कहाँ गया? मम्मी जी, वे तो सुबह से ही घर पर नहीं हैं। मैं तो सो रही थी, वे न जाने कब उठकर चले गए, मुझे पता ही नहीं चला। अमित कभी नहीं सुधरेगा। उसे याद भी नहीं रहा कि आज तुम लोगों की मैरिज एनिवर्सरी है। उन्हें कोई ज़रूरी काम होगा, इसीलिए चले गए होंगे, आराध्या ने कहा। लेकिन वह मन ही मन उदास हो उठी थी। अमित को एनिवर्सरी भी याद नहीं रही। तभी आहिस्ता से अमित कमरे में आया और फ़ोन हाथ में लेकर बोला, थैंक्स मॉम, हम लोग शाम तक तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं। आज कुछ पार्टी शार्टी हो जाए। ओके मॉम, लेकिन आपकी लाडली बहू जब परमिशन देगी तब तो। समझ लो मिल गई। ओके मॉम, मैं एयरपोर्ट आऊँ? नहीं, तुम पार्टी की तैयारी करो। फिर अमित ने आराध्या को अपने आगोश में ले लिया और एक प्यारा सा चुंबन उसके गाल पर अंकित कर उसकी कलाइयों में डायमंड के कंगन पहना दिए और बोला, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। आज तो सेलिब्रेशन का दिन है। आज तो ग्रैंड पार्टी होगी। डांस फ्लोर वाला हॉल बुक करेंगे। मॉम और डैड को तो डांस के बिना मज़ा ही नहीं आएगा। लेकिन एक बात सुन लीजिए, ड्रिंक के लिए नो परमिशन। आज से 5 साल पहले की बात है, जब शिप्रा की शादी में उसके सौंदर्य और शालीनता से प्रभावित होकर मम्मी जी और पापा जी ने उसे अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया था। वह छोटे शहर के मध्यवर्गीय परिवार की बेटी थी। उसके बाबूजी आलोकनाथ अमित के पिता सुदेश जी के बचपन के दोस्त थे और एक स्कूल में टीचर थे। अमित के पिता सुदेश जी फौज में भर्ती होकर बाहर चले गए थे और इस समय बहुत ऊंचे ओहदे पर थे। वे स्वाभाविक रूप से बहुत खुले विचारों के थे और जब से लंदन रहकर आए थे तब से अपने को आधा अंग्रेज समझने लगे थे। इसीलिए अमित और आराध्या दोनों की पारिवारिक पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग अलग थी। अमित अपने पापा से बचपन से डरता था। उसी डर के कारण उसने मंडप में आराध्या के संग फेरे लेकर उसे अपनी जीवन संगनी बना तो लिया था, परंतु मन ही मन वह उसे देहाती लड़की ही समझ रहा था। अमित की जीवन शैली के मॉडर्न तौर तरीके देख आराध्या थोड़ी घबराई थी, परंतु रात के अंधेरे में उसका सानिध्य पाकर वह दिल से उसकी हो गई थी। ससुराल में पहले दिन आराध्या की नींद जब प्याज लहसुन की तेज गंध से खुली तो उसका जी मचल उठा था। वह जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आई तो डाइनिंग टेबल पर सब लोग उसका नाश्ते पर इंतज़ार कर रहे थे। देर हो जाने की वजह से वह सकुचा उठी थी। टेबल पर एक प्लेट में पनीर की भुर्जी देखकर वह सकपका गई थी। फिर भी अपने को सामान्य करती हुई अपने प्लेट में ब्रेड लेकर कुतरने लगी थी। आराध्या, यह पनीर भुर्जी तो लो, इसे अमित ने तुम्हारे लिए विशेष रूप से बनवाया है। तब वह धीमी आवाज़ में बोली थी, मुझे पनीर नहीं पसंद। लेकिन अमित ने तेजी से लपक कर अपनी प्लेट से पूड़ी और भुर्जी का बड़ा सा कौर बनाकर उसके मुंह में रख दिया था। वह घबराकर तेजी से बाथरूम की तरफ भागी थी। उसे मम्मी जी की आवाज़ पीछे से सुनाई दी थी, अमित, तुम्हें इस तरह से ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद वह 2-3 दिन वहाँ रही तो अमित उससे उखड़ा उखड़ा सा रहा। फिर उसकी छुट्टियाँ समाप्त हो गई तो आराध्या को उसके साथ मुंबई आना पड़ा। छोटे शहर की आराध्या मुंबई की तेज रफ्तार भरी जिंदगी देख सहम सी गई थी। वह हर काम अमित की इच्छा अनुसार करने के चक्कर में सब उल्टा पुल्टा कर बैठती। एक दिन शाम को अमित घर आते ही बोला,
तैयार हो जाओ, आज मेरी शादी की पार्टी है जिसमें मेरे कुछ खास दोस्त होंगे। हाँ, जरा ढंग से तैयार हो ना। आराध्या अमित के साथ आज पहली बार घर से बाहर पार्टी में जा रही थी। इस वजह से वह खुश मन से सज धज कर तैयार हुई तो अमित बुरा सा मुंह बनाकर बोला, यह क्या गवारों की तरह साड़ी पहन ली, कुछ वेस्टर्न पहनती। पार्टी में उसके दोस्त अमन और नीरज तो उसकी सुंदरता पर मर मिटे थे। अमन ने हाय करने को हाथ पकड़ा तो पकड़े ही रह गया। उसने ज़बरदस्ती खींचकर अपना हाथ छुड़ाया। नीरज नशे में धूत था। वह उसे खींचकर डांस फ्लोर पर ले जा रहा था। उसके मना करते ही अमित सबके सामने नाराज होकर बोला, तुमने तो मैनर्स भी नहीं पढ़ा है, डांस कर लोगी तो क्या हो जाएगा। आराध्या की आंखों में आंसू आ गए थे। वह कोने में जाकर बैठ गई थी। वहाँ नीरज की पत्नी नीता बैठी हुई थी। उसको भी इस तरह की पार्टियां पसंद नहीं थी। अमित के 7-8 दोस्तों और उनकी पत्नियों ने जी भर कर बोतलें खोली। फिर किसी को होश नहीं रहा कि कौन किसकी बाहों में थिरक रहा है। सब नशे में डूबे हुए थे। उसे यह सब बहुत अटपटा लग रहा था। अमित को नशे में धूत देख वह परेशान हो उठी थी। आराध्या ने उस दिन से इस तरह की पार्टियों में न जाने की कसम खा ली थी। जल्द ही आराध्या के पैर भारी हो गए। उसकी तबीयत ढीली रहने लगी, लेकिन दोनों के संबंध सामान्य नहीं हो पाए। अमित उस पर हावी होता गया। वह झगड़े से बचने के लिए चुप रह जाती। कभी कभी पीने वाला अमित अक्सर पीकर आने लगा था। उसकी खराब तबीयत के बारे में सुनकर उसके अम्मा बापूजी आकर उसको अपने साथ लेकर गए। वहाँ भूमि के पैदा होने पर अमित आया और बेटी को लाड दिखाकर चला गया। वह सोचती थी कि मेरी प्यारी सी बेटी हम दोनों के रिश्ते को सामान्य कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमित की मम्मी जी और पापा जी विदेश में थे। थोड़े दिनों बाद वह अमित के साथ फिर से मुंबई आ गई। वहाँ नन्ही सी भूमि की देखभाल में उसका समय बीतने लगा। उसकी सहायता के लिए एक आया लीला को भी रख लिया गया। एक दिन सुबह ऑफिस जाते हुए अमित बोला, शाम को 6 बजे तैयार रहना, आज अमन की मैरिज एनिवर्सरी है, उसने तुम्हें लेकर आने को कहा है। यह कहकर वह ऑफिस चला गया, लेकिन आराध्या के लिए वहाँ जाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि भूमि को बुखार था। फिर उसे शुरू से ही अमित के दोस्त पसंद नहीं थे। पीना, डांस करना और आपस में भद्दे भद्दे मजाक करना, पीने पिलाने वाली पार्टियों से वह कोसों दूर रहना चाहती थी। शाम 7 बजे आते ही अमित घुड़क कर बोला, तुम्हारे कान बंद रहते हैं क्या? सुबह मैं तुमसे कुछ कह कर गया था, अभी तक तुम तैयार क्यों नहीं हुई हो? मैं नहीं जाऊंगी, भूमि को बुखार है। अमित नाराज होकर पैर पटकता हुआ घर से चला गया, लेकिन पार्टी में अकेले जाने के कारण अमित दोस्तों से हाय हेलो करने के बाद एक पैग लेकर कोने की एक टेबल पर चुपचाप बैठ गया। उस पर अभी नशे का सुरूर चढ़ा भी नहीं था कि एक सुंदर महिला पर उसकी निगाह पड़ी। वह कुछ क्षणों तक उसको अपलक निहारता रह गया। अमित की निगाहें उस महिला से एक क्षण को मिल गई तो उसने एक घूंट में ही बड़ा पैग खाली कर दिया। वह महिला भी अकेली बैठी अमित की ओर देख रही थी। अचानक वह तेजी से उठी और उसके पास आकर कुर्सी पर बैठते हुए बोली, हाय हैंडसम, माई सेल्फ सिमरन। उसकी सुंदरता में खोए अमित को सब सपना सा लग रहा था, लेकिन वह भी बोला, हेलो माई सेल्फ अमित। दोनों में दोस्ती होते देर ना लगी। अमित उसकी सुंदरता पर मर मिटा था तो सिमरन अमित की स्मार्टनेस और जवानी पर। उन दोनों ने बेखौफ ड्रिंक और डांस का अच्छी तरह आनंद लिया। फ़ोन नंबर का आदान प्रदान हुआ और शुरू हो गया दोनों का मिलना जुलना। अमित सब कुछ भूलकर सिमरन के प्यार में खो गया। वह मीटिंग और अधिक काम के बहाने घर देर से पहुंचने लगा। दोनों के बीच एक रिश्ता बन चुका था, इसीलिए अमित उसके नशे में डूबा रहता। दोनों अक्सर साथ में लंच करते तो कभी पिक्चर, कभी थिएटर तो कभी मॉल में घूमते।
आराध्या को पति के आचरण पर शक होने लगा था। वह कभी कभी उसके फ़ोन कॉल और मैसेजेस चेक करती, परंतु चौकन्ना अमित पत्नी के लिए कोई निशान नहीं छोड़ता था। एक दिन शाम को अचानक अमित बोला, आराध्या, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। वहाँ अमेरिका से एक डेलीगेशन आया है, उनके साथ मेरी मीटिंग है। मुझे वहाँ 2-3 दिन लगेंगे। आराध्या ने पति को शक की नज़र से देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं, सिर्फ धीमी आवाज़ में बाय कह दिया। बाद में उसने अमित की सेक्रेटरी से पता लगाया कि वह छुट्टी लेकर गया हुआ है, तो उसका शक विश्वास में बदल गया। इधर अमित प्लेन की सीट पर बैठते ही सिमरन के ख्वाबों में खो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वह सिमरन के सानिध्य के खूबसूरत एहसास को जी रहा था। तभी उसके फ़ोन की घंटी बज उठी थी। उधर सिमरन थी। वह बोली, डियर, मेरे लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है। मेरी फ़्लाइट में अभी देर है। अमित ने एहतियातन दोनों की अलग अलग फ़्लाइट बुक करवाई थी। वह आने वाले कल के रंगीन सपनों में खोया सिमरन के साथ बिताने वाले समय की रूपरेखा बना रहा था। वह दिल्ली पहुंचा ही था कि फिर से सिमरन का फ़ोन आ गया। डियर, तुम कहाँ पहुँचे? मैं दिल्ली पहुंच गया हूँ। जब तुम्हारी फ़्लाइट पहुँचेगी मैं एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतज़ार करता हुआ मिलूँगा। तुम बहुत अच्छे हो। कहीं तुम मुझे यूज़ करके फिर अपनी पत्नी के आंचल में तो नहीं लौट जाओगे? नेटवर्क की प्रॉब्लम के चलते फ़ोन कट चुका था, लेकिन सिमरन के नशे में डूबे अमित ने आराध्या से तलाक लेने का मन बना लिया था। वह सोच रहा था कि दिल्ली से लौटते ही वह अपने वकील से कागज़ तैयार करवा लेगा। सिमरन को लेने वह एयरपोर्ट पर पहुंचा। उसके हाथ में एक बड़ा सा बुके था। आज वह अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रहा था। यहाँ पर केवल वह होगा और उसकी सिमरन। आज तो सिमरन शॉर्ट स्कर्ट और टॉप पहन कर आई थी। अमित उत्तेजनावश उसको निहारता ही रह गया। सिमरन ने पास आते ही उसे अपने पास खींच लिया। रात में जिस 5 सितारा होटल में वे ठहरे थे, उसके विशेष कक्ष में दोनों ने डिनर किया। तभी सिमरन ने अपने पर्स से एक सुंदर सा ब्रेसलेट निकालकर अमित की कलाई में पहना दिया। डियर अमित, यह ब्रेसलेट मैंने तुम्हारे लिए ही खरीदा है। यह हर समय तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा। ब्रेसलेट पहनकर अमित अचकचा उठा। उसे भी तो सिमरन के लिए कोई महंगा गिफ्ट खरीदना पड़ेगा। यह मस्ती तो उस पर भारी पड़ रही थी। रात में सिमरन उसको एक नाइट क्लब में ले गई। यह उसके लिए एक नया अनुभव था, लेकिन शायद सिमरन इन पार्टियों और क्लबों की अभ्यस्त थी। वहाँ सहजता से वह एक के बाद एक पैक चढ़ा रही थी, साथ ही अमित को भी पिला रही थी। दोनों मदहोशी में थे और गहरे नशे में डूब चुके थे। होटल में लौटने पर अमित अपने फ़ोन पर कुछ कर रहा था कि सिमरन उसके हाथ से फ़ोन खींच कर बोली, तुम भी खूब हो, मुझ जैसी हसीना की बजाय फ़ोन से खेल रहे हो। फिर वह उसके करीब खिसक कर बोली, मुझे एक लंबे इंतज़ार के बाद तुम जैसा साथी मिला है। तुम अपनी बीवी से कब तलाक लोगे? बहुत हो गई लुक्का छिपी। अब तुमसे दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। सिमरन, यह बताओ कि आज तक तुम्हारे जीवन में कोई और तो नहीं आया? नहीं यार, मैं सिंगल हूँ। तुम्हें देखते ही मुझे जाने क्या हो गया। मैं तुम्हारे प्यार में पड़कर सारी दुनिया ही भूल गई। दिन भर तुम्हारे ख्वाबों में खोई रहती हूँ। ऑफिस के काम में भी मेरा मन नहीं लगता है। सुबह अमित के पास ऑफिस से ज़रूरी मीटिंग के लिए फ़ोन आ गया। वह जाना नहीं चाहता था क्योंकि अभी सिमरन के साथ और समय बिताना चाह रहा था, लेकिन उसका लौटना ज़रूरी था। इसीलिए वह सिमरन से बोला, सिमरन, मुझे ऑफिस की मीटिंग की वजह से आज ही मुंबई पहुंचना होगा। ठीक है, तुम चले जाओ, मैं 2 दिन बाद पहुंचूंगी। अमित फ्लाइट से अगले दिन सुबह जब घर पहुंचा तो सिमरन को छोड़कर आने की वजह से खिसियाया हुआ था। फिर जब ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, आराध्या किचन में गई। उसने चाय नाश्ता बनाया और डाइनिंग टेबल पर रख दिया। अमित हड़बड़ाता हुआ कमरे से निकला तो कप में चाय देखते ही चिल्लाया, जब तुम्हें पता है कि मैं इस तरह की चाय नहीं पीता तो क्यों बनाकर रख देती हो? और गुस्से में चाय का कप और नाश्ता दोनों को उठाकर ज़मीन में फेंक दिया।
आराध्या किचन से बाहर आई और अमित से बोली, अमित, मैं आपकी पसंद की पॉट वाली चाय बना कर लाती हूँ, प्लीज़ रुक जाइए। घर से इस तरह चाय नाश्ते के बिना मत जाइए। अमित ने आराध्या को सामने से हटाने के लिए धक्का दिया और बिना पीछे देखे गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। आराध्या जमीन पर गिर गई और टेबल का कोना माथे पर चुभ जाने के कारण उसके माथे से खून बह निकला। कुछ पलों के लिए वह बेहोश हो गई। फिर होश आने पर उसने चोट पर दवा लगाई और लेटकर अपने जीवन के बारे में सोचने लगी। कब तक वह इस तरह से अपमानित हो होकर जीती रहेगी? उसे अपने भविष्य के बारे में गंभीरतापूर्वक सोचना पड़ेगा। अमित उस पर हाथ भी उठाने लगा है। वह किस तरह से अमित को सही रास्ते पर लाए? तभी उसका मोबाइल बज उठा। उधर उसकी सासू माँ चंदा जी थी। कैसी हो आराध्या? मैं ठीक हूँ। मेरे नालायक बेटे का क्या हाल है? वो भी ठीक है। तेरा ख्याल रखता है क्या मेरा अकड़ू बेटा? जी मम्मी जी। उसे बता देना कि मैं उसे याद कर रही थी। उनकी बात यहीं ख़त्म हो गई, पर मम्मी जी के अकड़ू शब्द ने आराध्या की चेतना को जगा दिया। उसने नेट पर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी को ढूंढ व उससे संपर्क कर अमित और उसकी महिला मित्र के विषय में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए कहा। उसके लिए उसने मुंह मांगी फीस भी दी। उसके बाद उसने अपना सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट कर लिया। शाम को जब अमित आया तो सारे घर में अंधेरा देख उसका माथा ठनका। फिर आराध्या को गेस्ट रूम में देखा तो बोला, यह सब क्या नाटक है? जो देख रहे हो, जल्द ही मैं अपनी व्यवस्था कर लूँगी। फिर यहाँ से हमेशा के लिए आपकी नज़रों से दूर हो जाऊँगी। अपनी सुबह की गलती का एहसास होते ही उसने आराध्या से आज पहली बार माफ़ी मांगकर समझौता करना चाहा, लेकिन आराध्या बोली, देखिए अमित, आपका जीने का ढंग मुझे पसंद नहीं और मेरी स्टाइल आपको पसंद नहीं, इसलिए अच्छा यही है कि हम दोनों अलग हो जाएं। मन ही मन खुश होता हुआ अमित बोला, आराध्या, तुमसे सॉरी बोल तो दिया, अब मान भी जाओ। अमित, आज आपने सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। यदि भूमि गोद में ना होती तो मैं बहुत पहले ही आपका घर छोड़ चुकी होती। भूमि की ममता के कारण ही इस समय तक मैं आपका अत्याचार झेलती रही हूँ। बहुत दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, मुझसे जबान लड़ाती हो। अमित, आज आखिरी बार मैं आपसे कह रही हूँ कि तमीज़ से बात करो, नहीं तो मैं क्या करूँगी इसका आपको अनुमान भी नहीं है। मुझे कमज़ोर मत समझिएगा। इतने दिन मैं चुप और शांत इसलिए रही कि शायद आप सुधर जाओगे, लेकिन आपने तो ना सुधरने की कसम खा ली है। आराध्या का कड़ा रुख देखकर अमित चुपचाप अपने कमरे में चला गया, परंतु उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। दोनों में बोलचाल बंद थी। घर में शांति छा गई थी। आराध्या को सीक्रेट सर्विस वालों की रिपोर्ट का इंतज़ार था। वह जब उसे मिली तो उसका शक सही निकला था। उन लोगों ने अमित और सिमरन के रिश्तों की बात सच बताई। साथ ही सिमरन के अन्य संबंधों की सीढ़ी उसको देकर गए। अब वह आश्वस्त थी कि अपने और अमित के रिश्ते को तो या तो बचा लेगी या तोड़ लेगी। तभी मम्मी जी का फ़ोन आ गया कि पापा को हार्ट अटैक पड़ा है, इसलिए तुम दोनों तुरंत आओ। अमित और वह दोनों तुरंत वहाँ पहुँच गए थे। पापा जी 1 हफ्ते नर्सिंग होम में रहने के बाद डिस्चार्ज होकर घर आ गए थे। अमित के पिता सुदेश जी बहुत जल्दी स्वस्थ हो गए। सिमरन के नशे में डूबा अमित आराध्या को वहीं छोड़ मुंबई चला आया। आराध्या के उतरे हुए चेहरे और गुमसुम रहने से चंदा जी का माथा ठनका। उन्होंने पूछा, आराध्या, तुम्हारे और अमित के बीच सब ठीक तो है ना? जी मम्मी जी। अमित तो तुम्हें फ़ोन भी नहीं करता। वे काम में बहुत बिजी रहते हैं, इसीलिए नहीं कर पाए होंगे। तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो, सच सच बताओ। मैं अपने बेटे के स्वभाव को अच्छी तरह जानती हूँ। अब आराध्या अपने को रोक ना पाई तो एकदम से उबल पड़ी। मम्मी जी, मैं अमित से तलाक लेना चाहती हूँ। मैं उनके साथ अब नहीं निभा सकती। क्या बात है बेटा? प्लीज़ आप पापा जी से कुछ मत कहिएगा, अभी उनकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है। आराध्या ने सीक्रेट सर्विस वालों द्वारा दी गई सीडी उनके हाथों में रख दी और फूट फूट कर रो पड़ी।
चंदा जी ने आराध्या के आंसू पोंछे और बोली, तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी समस्या का समाधान अब मैं करूँगी। चंदा जी ने आहत मन से उस सीढ़ी को देखा। वे आराध्या से बोली, बेटी, जैसे शरीर में कोई रोग या बीमारी हो जाने पर उसका इलाज करने के लिए कड़वी दवा पीनी पड़ती है, वैसे ही यदि अमित के कदम बह गए हैं तो हम सबको मिलकर उसे सही रास्ते पर लाना होगा। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मेरा विश्वास है कि अमित बहुत जल्द तुम्हारे पास होगा, बस थोड़ा धीरज रखो। उन्होंने आराध्या को इंग्लिश स्पीकिंग और व्यक्तित्व विकास की क्लासेस ज्वाइन करवा दी। सुंदर तो वह थी ही, अब उसका व्यक्तित्व भी निखर उठा था क्योंकि उसका आत्मविश्वास बढ़ चुका था। चंदा जी आराध्या के बदले हुए व्यक्तित्व से बहुत खुश थी। कुछ दिनों बाद वे बेटे के घर अकेली पहुंच गई। घर पर सिमरन की यहाँ वहाँ बिखरी चीज़ें देख वे अमित से बोली, बेटा, यहाँ तुम्हारे साथ कौन रहता है? सकपकाया सा अमित बोला, कोई नहीं मॉम, मेरी एक दोस्त किसी मीटिंग में यहाँ आई है, उसी का सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है। 3-4 दिन से वह यहाँ है, आज उसे जाना है। साफ शब्दों में क्यों नहीं कहते कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ रह रही है? वैसे बेटा, यह तुमने बड़ा अच्छा किया कि अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ लिया, लेकिन तुम्हें पार्टनर बड़ी जल्दी से मिल गई। अभी तो आराध्या को गए 2 महीने भी नहीं हुए। चलो, मेरी चिंता समाप्त हुई। मैं सोचती थी कि मेरा इतना मॉडर्न बेटा कैसे उस देहाती लड़की के साथ गुजर कर रहा होगा। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आराध्या के साथ रहना तो वास्तव में बहुत मुश्किल है। पक्की घरेलू और देहाती लड़की है। मैं तो उसके साथ खून का घूंट पीकर रहता हूँ। तो ठीक है, तुम उससे तलाक ले लो। हाँ, मैं मन ही मन यह सोचता था, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती थी। अब आप मेरे फेवर में हैं तो मैं कल ही वकील से मिलकर बात कर लूँगा। लेकिन मॉम, आप पापा के सामने अपने कदम पीछे तो नहीं कर लेंगी? मुझे पापा से बहुत डर लगता है। हाँ, तुम्हारे पापा को समझाना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आराध्या ने उन पर न जाने कौन सा जादू कर रखा है। वे तो रात दिन उसकी तारीफ करते हैं। चलो देखती हूँ, लेकिन अपनी दोस्त से कब मिलवाओगे? शुभ काम में देरी कैसी डियर मॉम? मैंने तो उसे ना आने के लिए मैसेज कर दिया था, पर अब उसे आने के लिए बोल देता हूँ। यह सब तो ठीक है, लेकिन आराध्या तो आदर्श लड़की है। वह तो मरते दम तक तुम्हें तलाक नहीं देगी, और साथ में तुम्हारी बेटी भूमि का जीवन संकट में पड़ जाएगा। मॉम, आज सिमरन बिजी है, इसीलिए वह नहीं आएगी। रात में वह कहाँ बिजी रहती है? मुझे क्या मालूम, किसी क्लाइंट के साथ उसकी मीटिंग होगी। हम लोग पर्सनल बातें आपस में डिस्कस नहीं करते। फिर तो वह अमीर लड़की होगी। चलो अच्छा है, तुम्हारी नौकरी चली गई तो वह तुम्हारा खर्चा तो उठा ही लेगी। मॉम, आप तो न जाने क्या कहना चाह रही हैं। देखो अमित, जब किसी ऐसे काम को करने जा रहे हो जिसका फैसला कोई दूसरा करने वाला हो, तो उसके नकारात्मक पहलू पर भी विचार करना चाहिए। जरा वह ब्रेसलेट ले आओ। अमित ने ब्रेसलेट लाकर चंदा जी की हथेली पर रखा। उन्होंने ब्रेसलेट को उलट पुलट कर और यहाँ वहाँ जरा घिस कर देखा, फिर बोले, इस ब्रेसलेट पर तो सोने की पॉलिश भी नहीं है। इसकी कीमत तो 1000 तक ही होगी। चलो इसको ज्वेलर के यहाँ परखवा लेते हैं। छोड़ो मॉम, सिमरन ने शायद मुझ पर इम्प्रेशन जमाने के लिए यह नकली ब्रेसलेट दिया होगा। मेरे लाल, असली नकली को पहचानना सीखो। कब तक नकली तड़क भड़क के पीछे भागते रहोगे? आपने तो जरा सी बात का बतंगड़ बना दिया। दोस्ती के बीच तो यह सब चलता ही रहता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब छोड़ो भी यह सब बातें। जरा यह सीडी वीडियो प्लेयर में लगा दो। आते समय तेरे पापा ने यह कहकर दी थी कि इस सीडी को अपने लायक बेटे के साथ ही बैठकर देखना। जरा देखूं तो इस सीडी में ऐसा क्या है। अमित ने सीडी चालू की। टीवी में सबसे पहले सिमरन का फोटो उसके पूर्व पति के साथ था, जिसमें वह साधारण सुहागन की वेशभूषा में थे। उसका पति कोई क्लर्क था। उसे छोड़कर सिमरन ने किसी दूसरे व्यक्ति से ब्याह रचाया था। उसका भी फोटो था उसके साथ। उसे छोड़ने के बाद वह किसी अधेड़ रईस के साथ रहने लगी थी। वह उसके पैसे पर ऐश करती रही। जब
उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, उसको पैरालिसिस हो गया, तो उसको छोड़कर अब इधर उधर रईस स्मार्ट लड़कों के संग रोमांस का नाटक करके उन्हें लूट रही थी। नाइट क्लब के भी कई वीडियोस थे जिसमें वह अलग अलग लड़कों के साथ नृत्य कर रही थी। अमित ने माँ के हाथ से रिमोट लेकर टीवी बंद कर लिया। वह गुमसुम हो गया था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। मॉम, मैं भटक गया था। असली हीरे को छोड़ मैं नकली की चमक दमक में भटक गया था। मैं आराध्या का गुनहगार हूँ। मुझे उससे माफ़ी मांगनी है, कहीं देर ना हो जाए। 1 महीने बीत गए। अब सब कुछ सामान्य हो गया था। अमित का व्यवहार अब अलग था। सचमुच अमित सही रास्ते पर आ गया था। वह सोच रही थी कि माँ के इस कदम ने उसकी टूटती शादी को बचा लिया। तभी अमित के दोस्त अमन और नीरज के सम्मिलित स्वर से उसकी तंद्रा टूटी। थैंक्स भाभी, आपके कड़े रुख के कारण अमित ने हम सबके सामने शर्त रख दी थी, या तो दोस्ती या ड्रिंक। ड्रिंक पर दोस्ती भारी पड़ी। अमित प्यार भरी निगाहों से आराध्या को देखकर उसका हाथ पकड़कर बोला, थैंक्स आरू। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें, नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।